हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेजेस एंड इंड टू प्रिविलेजेस। ठीक है, हमारा आज का क्लास 9 के हिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के 2 लेक्चर में हमने अपने इस चैप्टर के कुछ टॉपिक को कवर किया है। उसी क्रम में, उसी सीरीज में आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करने वाले हैं, जो कि है द ग्रोइंग मिडिल क्लास। ठीक है, कि कैसे एक मिडिल क्लास इमर्ज होकर के आती है और कैसे वो जो बाय बर्थ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग जो प्रिविलेजेस कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार उनको मिला हुआ था उनको कैसे खत्म करती है, जो प्रिविलेजेस उनको मिले थे बाय बर्थ उसको कैसे खत्म करती है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं बातों को समझेंगे और इसके साथ साथ देखेंगे कि फिलोसफर्स का क्या रोल रहा है मिडिल क्लास के इमरजेंस में। ठीक है, तो आई होप हम आज क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्या था कि अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि जो मिडिल क्लास थी वो कैसे ग्रो होकर के आई और आई कहाँ से। ठीक है, अचानक से। उस समय तो केवल 3 स्टेट्स थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो थे वो बाय बर्थ प्रिविलेजेस जो थी, विशेषाधिकार था, उसे वो उनको मिला हुआ था। प्लस थर्ड स्टेट के लोगों के पास ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टैक्सेस पे करने की और ओवरऑल हर एक चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थर्ड स्टेट को थी। तो ये मिडिल क्लास कहाँ से आई? तो ये जो मिडिल क्लास थी वो आपकी थर्ड स्टेट से ही क्या होकर के आई है? इमर्ज होकर के आई हुई है। ठीक, कैसे इमर्ज होकर के आई? तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा हुआ था कि जो आपका जो थर्ड स्टेट है उस थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे पीजेंट्स और मर्चेंट्स, ट्रेडर्स थे जिनकी स्थिति बहुत ख़राब नहीं थी, ठीक ठाक थी। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो अमीर नहीं थे। मतलब ये था कि कम से कम उनके पास ये था कि अपनी खुद की ज़मीनें थी। ठीक है, उनके पास सारी चीज़ें खुद की थी, वो किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती वगैरह नहीं करते थे या किसी दूसरे पे बेस्ड नहीं थे। इस सिचुएशन में वो लोग थे। तो अब यही लोग क्या होते हैं? एक मिडिल क्लास के तौर पर इमर्ज होकर के आते हैं। ठीक है, तो अब ये तो एक मोटा माटी बात हो गई कि मिडिल क्लास आई किस में से। ठीक है, तो जो आपकी जो मिडिल क्लास है वो हवा में नहीं आई, वो आपकी थर्ड स्टेट से ही होकर के आई हुई है। ठीक, थर्ड स्टेट से कैसे आई? तो अब थोड़ा सा हम स्टोरी को कनेक्ट करते हुए चलेंगे और समझेंगे कि कैसे वो इमर्ज होकर के आती है। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी में पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इन द पास्ट peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। ठीक है, कि पास्ट में क्या हो रहा था कि जो आपके पीजेंट्स थे, किसान थे, जो वर्कर्स थे, वो लगातार रेवोल्यूट कर रहे थे क्योंकि उस समय फूड स्कार्सिटी हो गई थी। यानी कि क्या था, आपका देखेंगे तो खाने की कमी हो गई थी। ठीक है, ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली थी। ठीक है, लुईस XVI अपनी मनमानी कर रही पड़ा हुआ था। ठीक है, उसको किसी से मतलब ही नहीं था। तो लोग इससे बहुत ज़्यादा क्या हो रहे थे, कह सकते हैं कि प्रताड़ित हो रहे थे इस तरीके से। तो अब उनके मन में आक्रोश आ रहा था। ठीक है, वो गुस्सा हो रहे थे और इसी के खिलाफ उन्होंने क्या किया था? रिवॉल्ट करना शुरू किया। ठीक है, रिवॉल्ट शुरू किया, लेकिन उन्होंने रिवॉल्ट किया। ठीक है, जो पुअर पीजेंट्स थे, जो वर्कर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट किया, लेकिन उनके रिवॉल्ट का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा था क्योंकि वो उस समय इस सिचुएशन में नहीं थे कि उनके रिवॉल्ट से कोई मतलब निकले। ठीक है, तो वो केवल रिवॉल्ट कर रहे थे, लेकिन उनके रिवॉल्ट का, उनके विरोध का कोई भी, ना तो सोशली ना तो इकोनॉमिकली कोई भी उस समय परिवर्तन, कोई भी चेंजिंग देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो बट दे लैक्ड द मीन्स दी प्रोग्राम्स टू कैरी अ फुल स्केल मेजर दैट वुड ब्रिंग अबाउट द चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक, वही मैंने बताया कि इनसे कोई भी उनका सोशल और इकोनॉमिकली कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, लेकिन कुछ भी आप देखोगे तो लगातार रिवॉल्ट हो रहे थे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। ठीक है, इन्हीं में आपको एक थर्ड स्टेट के लोग देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको इसी में एक जो थर्ड स्टेट के लोग हैं, इन्हीं थर्ड स्टेट के लोग में आपको एक मिडिल क्लास फैमिली दिखेगी इमर्ज होती हुई। कैसे दिखेगी? तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। इन सारी चीज़ें होने के बीच में क्या हो रहा था कि उसमें से भी कुछ ऐसे लोग थे जो क्या थे? एजुकेटेड थे। ठीक है, क्या थे? एजुकेटेड थे और प्रॉस्परस थे। ठीक है, क्या थे? एजुकेटेड थे और प्रॉस्परस। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेटेड एंड न्यू आइडियाज।
ठीक है, कि क्या हुआ था कि उस सोसाइटी में, उस थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो क्या थे, एजुकेटेड थे और प्रॉस्परस थे। अब एजुकेटेड थे, प्रॉस्परस थे, ये कैसे हो गए? ठीक है, प्रॉस्परस और एजुकेटेड, ये दो टर्म आ रहा है। अब हमें इन दो टर्म्स को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार फिर से हम पूरी बात को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि सारी चीजें बिखर गई। देखिए हुआ क्या, यहाँ पे हम मिडिल क्लास के इमर्जेंस की बात कर रहे हैं। तो मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होकर के आएगी? आसमान से तो गिरेगी नहीं। तो ये आपकी जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उन्हीं थर्ड स्टेट के लोगों में ही कुछ ऐसे लोग थे जो क्या थे, बहुत ही ना तो गरीब थे और ना ही बहुत ही अमीर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसे सिचुएशन में थे कि उनके पास खुद की ज़मीनें थी, वो खुद से सारी चीज़ें करते थे। ठीक है, मर्चेंट जो थे, ट्रेडर्स जो थे, उनके पास सारी खुद की चीज़ें थी। ठीक है, खुद की चीज़ें का मतलब क्या है कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे कि किसी दूसरे के यहाँ पे काम कर रहे हैं या किसी दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और उस समय क्या हो रहा था, लुई 16 जो था वो लगातार टैक्सेस इंक्रीज करने के चक्कर में पड़ा हुआ था। उस समय फूड स्कार्सिटी हो गई थी। ठीक है, और सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थर्ड स्टेट पे डाल दी गई थी। तो इससे लोग क्या हो रहे थे, बहुत ही, ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो लोगों के मन में एक विरोध की भावना लुई 16 के लिए जागृत हो रही थी। ठीक, अभी मिडिल क्लास इमर्ज होकर के नहीं आई है। ठीक, तो अब हो क्या रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, टैक्स इंक्रीज, फूड स्कार्सिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड स्टेट को। तो जो उस समय के उस थर्ड स्टेट के पुअर पीजेंट्स वर्कर्स थे, उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया। अब उन्होंने रिवॉल्ट करना शुरू किया, लेकिन वो अभी इस सिचुएशन में नहीं थे कि उनके द्वारा किया गया रिवॉल्ट इकोनॉमिकली और सोशली कोई चेंज ला पाए। ठीक है, तो उनका रिवॉल्ट तो चल रहा था, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी चेंजिंग देखने को नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो अब होता क्या है, कोई चेंजिंग नहीं मिली। लेकिन इसी थर्ड स्टेट में आपको प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोग भी मिलेंगे। ठीक, अब ये प्रॉस्परस एजुकेटेड लोग कहाँ से मिलेंगे? तो प्रॉस्परस कौन होगा और एजुकेटेड कौन होगा, अब इस टर्म को समझना है। ठीक, तो थर्ड स्टेट में जो पुअर पीजेंट वर्कर्स थे, जिनके रिवॉल्ट से कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो प्रॉस्परस थे, एजुकेटेड थे, और उन्होंने आगे चल के एक बड़े रिवॉल्ट को अंजाम दिया था, एक बड़े परिवर्तन को अंजाम दिया था। कैसे? तो अब प्रॉस्परस कौन होगा, एजुकेटेड कौन होगा? ठीक है, तो प्रॉस्परस की बात की जाए तो जो थर्ड स्टेट में मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स और जो भी एडवोकेट्स वगैरह, ठीक है, लॉयर्स वगैरह जो थे, वही क्या थे, प्रॉस्परस थे। कैसे प्रॉस्परस थे? तो जो मर्चेंट थे, जो ट्रेडर्स थे, अब उन्होंने क्या किया, वो अपने देश से दूसरे देश में जाना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, अपने देश से जो मर्चेंट, उस थर्ड स्टेट के मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की। मैन्युफैक्चरिंग करके उन्होंने क्या किया कि अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक जगह से ले जा करके दूसरे देश पे ले जा करके बेचना शुरू किया। अब क्या होगा, एक जगह से जब वो अपने प्रोडक्ट को ले जा करके दूसरी जगह बेचेंगे तो उससे क्या मिलेगी, उनको इनकम होगी, पैसा मिलेगा। अब वो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा उनकी जेब में जाएगा। अब जब वो पैसा उनकी जेब में जाएगा तो क्या हो जाएंगे, प्रॉस्परस हो जाएंगे, यानी समृद्ध हो जाएंगे। ठीक, अगर आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा तो आप समृद्ध हो जाओगे। ठीक है, तो क्या रही कहानी, कहानी ये रही कि मिडिल क्लास कैसे इमर्ज होकर के आ रही है, उसी थर्ड स्टेट से इमर्ज होकर के आई है। कैसे इमर्ज होकर आई है कि उसी में जो जिनकी कंडीशन थोड़ी ठीक थी, उन्होंने क्या किया, बाहर देशों में जा करके ट्रेड वगैरह करना शुरू किया। उस ट्रेड से जो पैसा आया, उस पैसे से ही वो क्या होते गए, प्रॉस्परस होते गए, समृद्ध होते गए। ठीक, यहां तक कहानी आपको समझ में आई। ये थी हमारी अभी मिडिल क्लास के प्रॉस्परस बनने की कहानी। ठीक है, ये प्रॉस्परस हुए हैं। ठीक, अब जब आदमी प्रॉस्परस हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपना स्टेटस मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, अपने ऊपर खर्च करना शुरू करेगा। ठीक है, आपके पास पैसा होगा तभी आप अपने ऊपर खर्च करोगे। अब आपके पास 1 रुपए है, आप 10 रुपए नहीं खर्च कर पाओगे। ठीक, तो जब जैसे जैसे उस थर्ड स्टेट के मर्चेंट्स दूसरी जगहों पे जाने लगे, वहां से इनकम आने लगी, तो वो प्रॉस्परस होते गए। अब जब वो प्रॉस्परस होने गए तो उन्होंने खुद के ऊपर खर्च करना शुरू किया। ठीक है, अपने ऊपर खर्च करना शुरू किया, प्लस जो पैसा कमा रहे थे उस पैसे से उन्होंने पैसा बनाना शुरू किया। कहने का मतलब क्या है, जैसे उन्होंने कोई प्रोडक्ट बेचा, पैसा मिला, उस पैसे से उन्होंने अपने बिजनेस में और उसकी ग्रोथ बढ़ाई और प्रोडक्शन की बढ़ाया। उस प्रोडक्शन को बढ़ते ही ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल गुड और प्रोड्यूस होने लगे। और जब फाइनल गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे। तो उन्होंने पैसा लगा करके फिर पैसा बनाना शुरू किया। तो इससे क्या हो रहा था कि वो और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे, प्रॉस्परस होते चले जा रहे थे। अब पैसा आएगा तो लोग स्टेटस मेंटेन करेंगे। स्टेटस मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ऊपर खर्च करना शुरू किया। अपने ऊपर खर्च करना शुरू किया तो उनको एजुकेशन फील्ड में भी उन्होंने क्या किया, खर्च किया। एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने खर्च किया। तो कैसे खर्च किया,
अब जाहिर सी बात है जो व्यापारी व्यापार छोड़ के पढ़ना शुरू कर तो देगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि उनके मन में था कि हम तो नहीं पढ़े, लेकिन हम क्या करेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपनी आने वाली जनरेशन्स को हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एजुकेशन पर भी खर्च करना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये कहानी रही है। अब ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा होगा इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, मैं इसी में से आपको सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक, तो उन्होंने क्या किया, लगातार पूरी की पूरी चीजें क्या की, एजुकेशन पे खर्च करना शुरू किया अपने आगे वाली जनरेशन को पढ़ाने के लिए। ठीक, तो अगर आपको यहां देखना है तो आप यहां पे देख सकते हो, exported or bought by the richer members of the society, addition to merchant manufacturer. The third state includes professions such as lawyer or administrative official. All of these were educated and believed that, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है कि ये जो भी लॉयर्स थे, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो क्या हो गए थे, एजुकेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर खर्च किया। ठीक है, अब इसमें आप और ऊपर देखोगे तो आपको देखेगा सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल डेट वर आइदर एक्सपोर्टेड और बॉट द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, वो क्या करने, टेक्सटाइल का क्या कर रहे थे, स्पाइसेस का वो व्यापार कर रहे थे। मैंने सारी चीजें आपको बताई हैं और सारी की सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी में लिखी गई हैं। ठीक, सामने आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से वो लोग क्या हो रहे थे, लगातार प्रॉस्परस बनते चले जाए, समृद्ध होते चले जा रहे थे और अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। और अपने इसी तरीके से अपने ऊपर खर्च करते करते वो क्या होने लगे, एजुकेशन फील्ड पे भी उन्होंने खर्च करना शुरू किया और एजुकेशन के फील्ड में भी वो लगातार आगे बढ़ने लगे। अब जब वो एजुकेट हो गए, तो जब इंसान एजुकेट होता है तो उसके पास एक रैशनल माइंड आ जाता है। रैशनल माइंड का मतलब क्या है कि एक सोचने समझने की क्षमता आ जाती है कि क्या चीज़ें गलत हैं, समाज में क्या हो रहा है जो गलत है और समाज में क्या चीज़ें हो रही हैं जो सही हैं। ठीक है, तो जब मिडिल क्लास इमर्ज होकर आने लगी, यानी कि लोग जो प्रॉस्परस होते गए और वो जो एजुकेट होते गए, तो एजुकेशन से उनको रैशनैलिटी आई, यानी कि उनको सोचने समझने की क्षमता आई कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत है। जब उनके मन में ये सोचने समझने की क्षमता आई तो उन्होंने क्या किया, अपोज करना शुरू किया। क्या चीज़, ऑल ऑफ दिस वर एजुकेटेड एंड बिलीव्ड। ठीक है, अब ऑल ऑफ दिस एजुकेटेड, सारे के सारे लोग अब क्या होने लगे थे, एजुकेट होने लगे थे। एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, कि इस संसार में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हों। यानी कि जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड पर्सन था उस थर्ड स्टेट का, उसने अपोज करना शुरू कर दिया कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान ने बाय बर्थ यानी जन्म से ही विशेषाधिकार दे करके भेजा हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं है जिनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिले हैं। तो उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। ठीक, इस तरीके से कि कोई बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि भाई हमें भी ईश्वर ने बनाया है, आपको भी ईश्वर ने बनाया। जैसे आप हो वैसे हम हैं, जैसे हम काम करते हो वैसे आप भी काम कर सकते हो। जब इतनी सिमिलैरिटी है तो बाय बर्थ प्रिविलेजेस होने का कोई भी सवाल उठता ही नहीं है। ठीक, तो इस तरीके की भावनाओं के साथ वो क्या करने लगे, अपोज करने लगे। किसको? जो एरिस्टोक्रेट्स थे, यानी लुई 16 जो था उसको अपोज करने लगे। यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को उन्होंने इस तरीके से, जो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उसने अपोज करना शुरू किया। आई होप यहां तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे एक थर्ड स्टेट से लोग प्रॉस्परस हुए, प्रॉस्परस के बाद वो एजुकेटेड हुए और एजुकेट होने के बाद उन्होंने कैसे जो भी एरिस्टोक्रेट्स थे उस समय के, उनको अपोज करना शुरू किया। ठीक है, रेदर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट। और उनकी बात क्या थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उनका कहना क्या था कि इस समाज में जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो मेरिट के बिहाफ पे होनी चाहिए। मेरिट के बिहाफ का मतलब क्या है कि जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसको जो भी चीज़ें यानी जो भी प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, जो भी अधिकार मिलने चाहिए, उसके काम के हिसाब से मिलने चाहिए। ठीक है, ना कि बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेजेस मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की भावनाओं के साथ वो क्या कर रहे थे, जो भी उस समय के एरिस्टोक्रेट्स थे उनको अपोज कर रहे थे। आई होप यहां तक कहानी आपको समझ में आई होगी। एक बार पूरी कहानी को हम समझते हैं और फिर आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक, तो टॉपिक क्या था कि जो थर्ड स्टेट के वर्कर्स और पीजेंट्स थे वो रेवोल्यूट कर रहे थे, लेकिन उनके पास वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि उनके रेवोल्यूशन से कोई बहुत बड़ा चेंज आए। ठीक है, लेकिन उस थर्ड स्टेट में भी कुछ ऐसे लोग थे जो प्रॉस्परस थे और एजुकेटेड थे। ठीक,
अब बात यह आती है कि कौन प्रॉस्परस हुआ और कैसे वो एजुकेट हुए। तो प्रॉस्परस कौन हुए? प्रॉस्परस आपके मर्चेंट हुए, ट्रेडर्स हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश पे बनाई हुई चीजों को दूसरे देश में ले जाकर के क्या करना शुरू कर दिया? बेचना शुरू कर दिया। जब वो दूसरे देश में ले जाकर के बेचेंगे अपने प्रोडक्ट्स को तो उनको क्या मिलेगी? पैसे मिलेंगे, इनकम होगी। जब वो इनकम होगी तो उन्होंने क्या किया? उस पैसे से पैसा बनाना शुरू किया, जिससे वो क्या होते गए? लगातार ग्रोथ करते चले गए और प्रॉस्परस बनते गए। तो जब पैसा आएगा तो पैसे से लोग क्या करते हैं? अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए खुद पर खर्च करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। जब उन्होंने खुद पर खर्च किया तो उनको लगा कि हमें एजुकेशन फील्ड पर भी क्या करना चाहिए? खर्च करना चाहिए। तो उन्होंने एजुकेट होने के लिए भी एजुकेशन फील्ड में कुछ खर्च किया। क्यों? उनका मानना था कि चलो हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारी आगे की जनरेशन पढ़ी लिखी होनी चाहिए। ठीक, अब क्या हुआ? अब जो इसी थर्ड स्टेट के लोगों में लोग प्रॉस्परस से एजुकेटेड होना भी शुरू हो गए। अब जो एजुकेटेड पर्सन थे उनका क्या कहना था? वो एजुकेट हो गए, उनके पास एक रेशनल माइंड आ गया, यानी उनके पास सोचने समझने की क्षमता आ गई। अब जब सोचने समझने की क्षमता आई तो उन्होंने देखा कि समाज में बाय बर्थ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग क्या कर रहे हैं? बाय बर्थ प्रिविलेजेस क्या कह सकते हो कि पा रहे हैं। तो इसका उन्होंने विरोध किया कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस भगवान ने देकर के भेजा हो। उनका कहना था कि भगवान ने तुमको भी बनाया है, भगवान ने हमको भी बनाया है, जो काम मैं कर सकता हूँ वही काम तुम भी कर सकते हो, हम सब में इतनी सिमिलैरिटी है तो कोई बाय बर्थ प्रिविलेजेस हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से उन्होंने फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग जो विशेषाधिकार जो उनको मिला हुआ था उसको उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जो भी अधिकार मिलने चाहिए समाज में वो मेरिट के बिहाफ पे मिलने चाहिए, यानी कि उनकी क्षमता के हिसाब से मिलने चाहिए। ऐसे ही किसी को बाय बर्थ प्रिविलेजेस नहीं दे देना चाहिए। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को इस तरीके से उन्होंने अपोज करना शुरू किया। आई होप ये जो कहानी थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है? अब आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब इन सब ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी है, अब इस कहानी के पीछे जो मेन रोल रहा, यानी कि जो मिडिल क्लास थी उस मिडिल क्लास को एजुकेट करने में जो मेन रोल रहा है उस किसका रहा है? फिलोसफर्स का रहा है। ठीक है, फिलोसफर्स कौन? फिलोसफर्स वो होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी जो भी उन्होंने सोचा है, जो भी उन्होंने अपना अनुभव किया है, उस अनुभव को फैक्ट के साथ जब वो लोगों के सामने लाते हैं तो वो फिलॉसफी हो जाती है। ठीक है, तो उसी फिलॉसफी को लेकर के जब फिलोसफर्स ने जो समाज में इस तरीके की चीजें फैली हुई थी, राजा को बाय बर्थ प्रिविलेजेस है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को प्रिविलेजेस है, इस तरीके की बातों को जब उन्होंने फिलोसफर्स ने अपोज किया और अपनी फिलॉसफी देना शुरू की तो जो उस समय के एजुकेटेड जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको समझ में आने लगा। ठीक है, तो यानी कुल मिला के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो कैसे एजुकेटेड हुए? फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी से एजुकेट हुए। नहीं, फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी से वो क्या हुए थे? बहुत ही प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो अब फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी की बात की जाए तो किन किन फिलोसफर्स का क्या रोल रहा है तो देखा जाए तो रोल ऑफ फिलोसफर, ठीक है, इंपैक्ट क्या रहा है? इंस्पायर्ड ऑफ फिलोसफर्स। ठीक है, कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास थी वो इंस्पायर्ड थी किनसे? फिलोसफर्स की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थी। यानी जो फिलोसफर्स ने जो आइडियोलॉजी दी थी उन आइडियोलॉजी से जो मिडिल क्लास थी वो क्या थी? बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड थी और उसी इंस्पिरेशंस की वजह से उन्होंने क्या किया? फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को अपोज करना शुरू कर दिया था। तो उन फिलोसफर्स में आपके एनसीईआरटी में कुछ फिलोसफर्स के जो नाम दिए गए हैं हम उन फिलोसफर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे जिन फिलोसफर्स से लोग क्या हुए थे? इंस्पायर्ड हुए थे, उनकी बात करते। तो यहाँ पे जो फिलोसफर्स के नाम हम देखने वाले हैं, जिन फिलोसफर्स देखने वाले हैं वो पर्टिकुलर केवल फ्रांस के नहीं है, उसमें फ्रांस के भी हैं, ब्रिटेन के भी हैं फिलोसफर और आपके जर्मन के भी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी एनसीईआरटी में फिलोसफर का नाम दिया गया है वो है जॉन लॉक। ठीक है, जॉन लॉक की एक बुक है इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इनकी बुक है जॉन लॉक की इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने अपनी इन हिज टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक में लिखा क्या है? लॉक्स आउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। ठीक है, उन्होंने क्या किया है? मोनार्क का जो एब्सोल्यूट राइट मिला हुआ है उसको अपोज करते हुए कहा है कि
भगवान ने किसी भी राजा को या किसी को भी डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट दे करके नहीं भेजा है। यानी राजा जो प्रिविलेजेस कह सकते हो कि यूज कर रहा है, जो विशेषाधिकार पा करके बैठा हुआ है कि उसको कोई एब्सोल्यूट राइट मिला हुआ है, उसको कोई उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है क्योंकि भगवान ने उसको सारे राइट्स दे करके भेजे हैं। इस तरीके की बात को जॉन लॉक ने क्या किया है, अपनी बुक इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में पूरी तरीके से अपोज किया हुआ है। ठीक है, तो जॉन लॉक की आइडियोलॉजी से क्या थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे वो काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने इसी बात से इंस्पायर्ड होकर के बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस था उसको अपोज करना शुरू किया। ठीक, इसी तरीके से हमारे एक और फिलोसफर हैं जिनका नाम है जीन जॉन्ग रॉसल। ठीक है, जीन जैक रॉसल। ठीक है, जीन जॉक्स रॉसल ने अपना एक आइडिया दिया है। उस आइडिया में क्या है कि रॉसल क्राइड द आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जो आपके जीन जैक रॉसल हैं, ठीक है, जीन जैक रॉसल, ठीक है, जीन जैक रॉसल एक हमारे फिलोसफर हैं। उन्होंने एक आइडिया दिया, उनका आइडियोलॉजी क्या थी, उन्होंने जॉन लॉक की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि कोई भी मोनार्क को एब्सोल्यूट राइट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, कोई हम उसके खिलाफ अपोज कर सकते हैं, उसकी कही हुई बातों को अपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बात बताई कि जो जो समाज में क्या होना चाहिए, जो रिप्रेजेंटेटिव है और जो पीपल हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और सभी को इक्वल राइट्स होने चाहिए, वोटिंग राइट्स होने चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातों को उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी में बोला है कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो पीपल हैं और उन पीपल्स को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, और इस तरीके की गवर्नमेंट फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आप इस समय प्रेजेंट में आप देख पाओगे तो कोई भी गवर्नमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। ठीक है, वो गवर्नमेंट हमें रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में। ठीक है, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं, देखिए कोई भी सरकार है वो 5 साल तक ही रहती है, 5 साल के बाद दोबारा इलेक्शन होता है, हम उसको हटा भी सकते हैं और दोबारा ला भी सकते हैं। ठीक है, तो उस समय जो जीन जैक रॉसल थे उनका यही मानना था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होनी चाहिए और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए और जो पीपल्स होने चाहिए उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इतने टाइम तक वो रहेंगे। ठीक, तो ये हमारे जीन जैक रॉसल की एक आइडियोलॉजी थी। आगे हमारे जो अगले फिलोसफर्स हैं वो हैं मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू की भी बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने भी अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में कहा है कि प्रोसीड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशली। ठीक है, जैसे कि आज आप इस समय अपने प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट होती है। ठीक, लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होती है और जुडिशली होती है। लेजिस्लेटिव वो जो क्या करती है, लॉज को बनाती है। एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, और जुडिशली क्या करती है, देखती है कि जो लॉज वगैरह बने हुए, जो रूल्स रेगुलेशन बने हैं वो सही से मतलब सही से कह सकते हो कि चल रहे हैं कि नहीं, लोग उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो उस समय जो मॉन्टेस्क्यू थे उनका भी कहना था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए और जुडिशली होनी चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए, एक कानून बनाने वाला होना चाहिए, उस कानून को क्या कह सकते हो कि लोगों के बीच में चलाने वाला होना चाहिए, यानी कानून को मनवाने वाला होना चाहिए, और एक जुडिशली होनी चाहिए जो देखे कि कोई कानून का विरोध तो नहीं कर रहा है। तो ये हमारे कुछ फिलोसफर थे और इन फिलोसफर से ही जो उस समय के लोग मिडिल क्लास थी वो बहुत ही इंस्पायर्ड थी। तो हु इंस्पायर्ड ऑफ फिलोसफर्स, तो मिडिल क्लास इंस्पायर्ड फिलोसफर्स। ठीक, तो ये कहानी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी कि जो मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो किनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी, फिलोसफर्स, इन्हीं फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड थी और इन्हीं फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने अपोज करना शुरू कर दिया था। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इम्पैक्ट क्या होता है इन आइडियोलॉजीज के बाद, तो इस तरीके की आइडियोलॉजी जब मिडिल क्लास जो पूरे समाज में फैलना शुरू हुई तो क्या होता है कि जब कोई बात होती है
तो फैलती है, तो शुरू होती है, तो हर एक नुक्कड़ कोने में कोई भी छोटी मोटी दुकान हो, हर जगह वो क्या होती है, चर्चा में रहती है कि अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। तो उसी तरीके से जो ये फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी थी वो अभी आग की तरीके फैलना शुरू हो गई पूरे समाज में, और समाज में क्या होने लगा, हर जगह इसकी बात होने लगी। तो द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसफर्स वाज discussed in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers। क्या हुआ कि जो फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी थी वो कॉफी हाउसेस, सलून्स, हर जगह पे क्या हो गई, स्प्रेड होती चली गई। लगातार लोग इसके बारे में बात करने लगे, और इन्हीं बातों से लोग क्या होने लगे, इंस्पायर्ड होने लगे कि हाँ बात तो सही है, ठीक है, हम क्यों बाय बर्थ किसी को प्रिविलेजेस यूज करने दें, ठीक है, बाय बर्थ हम क्यों किसी को विशेषाधिकार दें, ठीक है। फिलोसफर्स की इस प्रकार की आइडियोलॉजी क्या होने लगी, लगातार स्प्रेड होने लगी और लोग इससे इंस्पायर्ड होते गए, ठीक। These were frequently read allowed in groups for benefit of those who could not read and write, ठीक है। और वो लोग जो पढ़ नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते थे, जो लिख नहीं पाते थे, ठीक है, सॉरी सुनने की बात नहीं है, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाते थे और जो लिख नहीं पाते थे, ऐसे ग्रुप को भी क्या किया जाता था, जो फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी थी वो न्यूज़पेपर में छप रही थी, जो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे, वो पढ़ लेते थे, लेकिन जो पढ़ और लिख नहीं पाते थे उनको क्या किया गया, उनको बोल करके सुनाया जाने लगा, किसकी, फिलोसफर्स की आइडियोलॉजी की, ताकि वो भी अपनी उन आइडियोलॉजी से अवगत रहे, उन आइडियोलॉजीज को जानते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आग की तरीके फिलोसफर्स की जो आइडियोलॉजी थी वो फैलना शुरू हो गई थी। तो अब इसका इम्पैक्ट, मेन इम्पैक्ट क्या हुआ था, जो लुई 16 था वो बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी ट्रेजरी खाली हो चुकी थी, वो बैठा हुआ था टैक्सेशंस बढ़ाने के चक्कर में। तो जब उसने टैक्स बढ़ाने की बात की, तो जो उस समय की मिडिल क्लास थी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, जिसके पास अब रेशनल माइंड आ चुका था, जिसको ये समझ में आ चुका था कि जो मोनार्क है जबरदस्ती का प्रिविलेज लेकर के बैठा हुआ है, विशेषाधिकार लेकर के बैठा हुआ है, ठीक है, भगवान ने कोई एब्सोल्यूट राइट देकर के इसको नहीं भेजा है, ठीक है। तो वो जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी उसने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया, किसको, लुई 16 को, कि अगर तुमने टैक्सेशन इंक्रीज किए, टैक्सेस इंक्रीज की, तो बहुत ही बुरा होगा, यानी बहुत ही बुरा हो सकता है, हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन कर सकते हैं, बहुत बड़ा विरोध आपके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये रहा आपका जो मिडिल क्लास के इमर्ज होने की बात, फिलोसफर्स के रोल की बात, और इंड टू प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस इंड की बात हो रही थी, तो इसी जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है इसने इस तरीके से प्रिविलेजेस को इंड करना और उसे अपोज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आई होप यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों इस वीडियो में हमने अपना ये जो ब्रॉड टॉपिक था इसको कवर किया है। आई होप आपको यहां तक जो कहानी थी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि आपकी प्यारी द रेज इंस्टीट्यूट अब पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, जो अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट की वीडियोस लेक्चर आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आई है, ठीक। तो लगातार अपना सपोर्ट बनाए रखें और लोगों को हमारी वीडियोस के बारे में बताते रहें। थैंक यू सो मच।